नमस्कार दोस्तों। तो देखो, पिछले जो जितने भी वीडियोस थे उसमें अपन ने क्या देखा, न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस हमने पिछले वीडियो में देख ली। ठीक है कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, फिर ह्यूमंस में कैसे न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ। ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अब एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गए। ठीक है, ब्लड के थ्रू। अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भाई न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गए, लेकिन उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज होगी। ठीक है कि भाई सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ एनर्जी मान के हमने खाना तो खा लिया, ठीक है, फूड इंटेक कर लिया, ठीक है, वो डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके बॉडी के हर सेल तक पहुंच गया वो। ठीक है, पर लेकिन अभी ये क्वेश्चन है कि भाई अब बॉडी के हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गए, लेकिन उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी। ऐसी तो कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, जहां से उस न्यूट्रिएंट्स में से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वही चीज देखेंगे हम रेस्पिरेशन में। तो अभी तक पिछले जितने भी वीडियोस थे, वो इंट्रोडक्शन का वीडियो हो या न्यूट्रिशन के वीडियो हो, तो ठीक है, उसमें मैंने काफी शॉर्ट में समझा दिया था कि रेस्पिरेशन क्या है। कि जब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हम न्यूट्रिएंट ले ले, ठीक है, तो हमने फूड इंटेक किया, डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, फिर ग्लूकोज क्या हुआ, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंच गया। ठीक है, अब उसके बाद उसमें से एनर्जी कैसे निकलेगी, तो मैंने बताया था कि जब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन जब ब्रेक करेगा, उस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को शॉर्ट में पता चल गया कि भाई रेस्पिरेशन क्या है। सो रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? इज वन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अभी क्या है कि रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी है और एक बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जो देखा कि भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उससे एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। तो बायोकेमिकल पार्ट क्या है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक मतलब समझाया था, ठीक है, मैंने कि बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर से मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस जिससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऑक्सीडाइज होते हैं और वही प्रोसेस से अपने को एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बायोकेमिकल पार्ट हो गया। अभी अपने को पता चला कि भाई ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यही बता रही है। ठीक है, कि अपनी जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, ठीक है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा, फिर बॉडी में जाएगा। ठीक है, और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो बाय प्रोडक्ट्स उसके क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड था, अब वो हार्मफुल चीज है, तो उसको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो अपन क्या करते हैं, जो एयर एक्सहेल करते हैं, ठीक है, अपन ने एयर इनटेक की पहले, तो वहां पे अपन ने ऑक्सीजन लिया और जब सांस छोड़ी अपन ने, वहां पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। ठीक है, तो पहले ब्रीथिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वहां ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, अभी ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हुई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो ये है। सो रेस्पिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल दोनों को अपन थोड़ा अंदर से समझेंगे। देखो, तो अभी अपन देखेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि अपन ने देखा कि ग्लूकोज है, उसको ब्रेक डाउन करेगा कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो पूरी जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस से ग्लूकोज डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद
ग्लूकोज डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के हर सेल तक पहुंच गया ब्लड के द्वारा, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी के हर सेल तक वो पहुंच गया। अभी क्या होगा सेल में कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जब होगा तब एक केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें से क्या होगा कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये इसका केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है, इसमें 6 कार्बन है। तो जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो वो 3 कार्बन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहां से स्टार्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, ठीक है, वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहां से स्टार्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म से। पर अभी यहां पे क्या है कि ग्लूकोज पायरुवेट में जब कन्वर्ट हो रहा है तब यहां पर उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के चलती है, ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट का जो कन्वर्जन है वो बिना ऑक्सीजन के मस्त चलेगी। अभी पायरुवेट से जो आगे की प्रोसेस है ऑक्सीजन यहां पे लगेगा। ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में, अभी पायरुवेट के ब्रेकडाउन के लिए अपने को क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा। पर कभी कभी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि किसी को ऑक्सीजन मिल पाता है और किसी को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। तो कि पहले हम देखेंगे कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन अभी करना है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अपन ने पायरुवेट में कर दिया, अभी पायरुवेट का ब्रेकडाउन करना है, ठीक है। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन अभी कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे यार जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो उसका भी रास्ता है, ठीक है। यीस्ट जो है उसकी जो पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, चलो भले ऑक्सीजन के बिना हो रही है पर एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, ठीक है। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये इथेनॉल जो बना ये है एक अल्कोहल, क्या है? एक अल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन। और ऐसी रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस चल रही है पूरी रेस्पिरेशन की, पायरुवेट के ब्रेकडाउन की प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। पर फिर एनर्जी तो मिल ही रही है। पर यहां पे क्या होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि एनर्जी का जो अमाउंट है वो काफी कम होगा, काफी कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसी को हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी दूसरी सिचुएशन, ठीक है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन से को देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अपने को मिल रहा है भाई, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो भाई ऑक्सीजन अपने को मिल रहा है अच्छे से, तो ये प्रोसेस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सिंपल है ये, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी मेरे को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो मेरी बॉडी में अभी कौन सी प्रोसेस चल रही है? ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, वाटर और एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तब हम कहेंगे इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां पर क्या देखा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट है तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसको हम कहेंगे एनारोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं
एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी अपन ने देखा था कि एनाएरोबिक में क्या होता है कि एनर्जी बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन एरोबिक में एनर्जी का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, ठीक है, एनर्जी काफी ज्यादा उसमें रिलीज होती है एरोबिक में। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सही मात्रा में अपने को मिल रहा है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से होगी और एनर्जी काफी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होगी, बहुत कम, ठीक है। अभी देखेंगे हम लेक ऑफ ऑक्सीजन। अभी लेक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन तो है पर क्या है, काफी कम मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, और भाई कुत्ता पीछे पड़ा तो भाई अपने को तो भागना पड़ेगा, ठीक है। और भागने के लिए क्या चाहिए कि अपने को एनर्जी चाहिए, ठीक है। बॉडी का हर पार्ट काम कर रहा है, हाथ पैर, ठीक है, भागने के लिए तो बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलेगी, ऑक्सीजन सप्लाई से। मतलब बॉडी के हर पार्ट को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में जब हम भाग रहे होते हैं तब, ठीक है, तब क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि भाई ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट तक ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन है पर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ठीक है। ऑक्सीजन तो है पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, कम है। तो उस सिचुएशन में कैसे रेस्पिरेशन होगा कि जब ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, जब कुत्ता पीछे पड़ा है, ठीक है, तब भाई लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और एनर्जी, और ये लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे क्या होता है, क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। अपन ने देखा है कि फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा भाग लेते हैं, उसके बाद जो जकड़न आ जाती है ना, वो इसी की वजह से होती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। कि जब लेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है तब भी भाई एनर्जी तो चाहिए, कुत्ता पीछे पड़ा है, एनर्जी तो चाहिए, भले ऑक्सीजन कम है वरना काट लेगा भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि लैक्टिक एसिड उस सिचुएशन में रेस्पिरेशन होता ही है, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से थोड़ी कम प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं है तब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे चलेगी, फर्मेंटेशन प्रोसेस हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इथेनॉल, CO2 और एनर्जी रिलीज होगी। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मात्रा कैसी होगी, बहुत कम। फिर अपन ने देखा भाई एरोबिक रेस्पिरेशन कि भाई ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना भाई आराम से मिल रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन कि जहां पे ऑक्सीजन तो है पर क्या है, कम मात्रा में है, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और एनर्जी फॉर्म होगी, ठीक है। अभी ये प्रोसेस है, ये होती है यीस्ट में, ठीक है, यीस्ट में ये प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, 9th में अपन ने पढ़ा है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो यहीं पे ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा तब मसल सेल्स में ये वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलेगी, ठीक है, वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और एनर्जी रिलीज होगी। तो ये थी अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि रेस्पिरेशन का जो बायोकेमिकल पार्ट है वो ये है पूरा, ठीक है। यहाँ पे हमने यीस्ट में देख लिया, ठीक है, ह्यूमंस में जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब, और ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिल रहा है तब, ठीक है, ये दोनों हम अपन ने देख लिया। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि एनर्जी तो रिलीज हो रही है पर यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल CO2 एंड H2O, ठीक है, CO2 और H2O क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है, ठीक है। जो CO2 है वो हार्मफुल है, उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि पहले तो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भेजो, ये प्रोसेस, ठीक है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एयर, ठीक है। और बाकी दूसरा कि CO2 को बाहर भेजो, कि CO2 को बॉडी से बाहर निकालना, मतलब एयर को एक्सहेल जब करते हैं अपन, ठीक है, सांस को छोड़ते हैं तब क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूरी बायोकेमिकल जो प्रोसेस थी वहां पे हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन देखे, ठीक है, एक एनाएरोबिक और एरोबिक, ठीक है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा और तब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है उसे हम कहेंगे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
प्रोड्यूस लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है ये, ठीक है। फर्मेंटेशन इन यीस्ट, तो जो यीस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है, वो है अपना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा और रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, वही है अपना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है और तब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट ऑक्सीजन, एनर्जी, ठीक है। काफी ज्यादा मात्रा में ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है और ये क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देख लिया एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो थी वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अपने को क्या लगेगा कि भाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो भाई सेल डायरेक्टली यूज कर लेता होगा, है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सेल अपने सेल को अपनी बॉडी को जरूरत पड़ी, यूज कर ली। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, ठीक है, जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है वो सेल डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और कैसे यूज करता है ये अपन सीखेंगे एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी, इस वाले टॉपिक में देखेंगे कि भाई एनर्जी जो होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो यूज कैसे होती है। अब तो भाई ये जो पहले एनर्जी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो पहले पे कहां यूज होगी, एटीपी प्रोडक्शन में, एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है। एटीपी प्रोडक्शन में वो एनर्जी यूज होगी। अभी एटीपी क्या है ये हम पहले तो देखेंगे, ठीक है। एटीपी समझने से पहले ये समझो एडीपी, ठीक है। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अभी के लिए 10th के लेवल पे तुम इतना समझ लो कि यहाँ पे एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है, वहां पे 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, कितने, 2, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसमें एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि देखो ये जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट की जो एनर्जी रिलीज होगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन से, वो क्या करेगी, वो एनर्जी कहां पे यूज होगी, एटीपी को बनाने में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी में क्या था कि भाई 2 फॉस्फेट जुड़े थे, यहां पे एटीपी में क्या है, 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहां पे 3 फॉस्फेट है, ठीक है। तो भाई अभी एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी जो है वो यूज होगी अपनी, ठीक है। तो भाई अपन ने पहले देखा यहां पे एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अभी ये एटीपी कब बनेगा, जब एक और फॉस्फेट यहां पे ज्वाइन होगा, ठीक है। ये दोनों फॉस्फेट के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तब ये कन्वर्ट होगा किसमें, एटीपी में, ठीक है। और ये बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए एडीपी को, एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एक और फॉस्फेट से जुड़ने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, एक और फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से मिलेगी, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मिलेगी, ठीक है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, उससे जो एनर्जी मिली, ठीक है, वो कहां पे यूज हो रही है, यहां पे, ये बॉन्ड बनाने में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को एक और फॉस्फेट के साथ जोड़ने के लिए ये जो बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लगेगी, ठीक है, वो कहां से मिलेगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जो एनर्जी थी वो तो ये बॉन्ड बनाने में यूज हो गई। तो अभी क्या बना, ये एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 1 2 3, ठीक है। तो एनर्जी पहले किसमें यूज हुई, एटीपी प्रोडक्शन में, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस हो गया। अभी जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अभी जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा, एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तब क्या होगा कि वाटर की मदद से, ये है एटीपी, ठीक है,
तो वाटर की मदद से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये दूसरे और तीसरे फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड है, जब ये टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तब यहां से फिर से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिली, वो कहां यूज हुई? एटीपी प्रोडक्शन में, एटीपी प्रोड्यूस हो गया, इसमें एनर्जी यूज हो गई। ठीक है, अभी जब सेल को अभी एनर्जी की जरूरत है, तब क्या होगा कि ये जो एटीपी है, ये एटीपी फिर से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी। ठीक है, एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट। ठीक है, इसमें से जो ये 3 फॉस्फेट थे उसमें से ये एक निकल जाएगा, और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, इसी बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई एटीपी कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई पहले, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां पे काम आई? एटीपी प्रोडक्शन में। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन में अभी जब सेल को अभी एनर्जी की जरूरत है, तब क्या होगा? एटीपी एडीपी में ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी फिर से रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अपन इंडिया में है, अपनी करेंसी क्या है? रुपीज। ठीक है, कोई चीज खरीदनी है अपने को तो भाई पैसे लेके जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी है तो पहले तो पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? मेहनत करके, कोई जॉब या कोई धंधा करके पैसे आएंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल तुम देख लो कि भाई तुमने बहुत मेहनत की, ठीक है, अपनी जॉब में या अपना धंधा बढ़ाने में बहुत मेहनत की। ठीक है, और तुम गाड़ी के शोरूम में गए और वहां कहा, हाँ भाई मेरे को गाड़ी दे दो, मैं बहुत मेहनत करके आया हूं, तो वो क्या बोलेगा? भाई तू पैसे लेके आ, जो भी हो। ठीक है, मेहनत की है वो अपना तू तेरा देख ले, पर पैसे लेके आ। तो यहाँ पे जो पैसा है वो अपनी करेंसी हो गई। ठीक है, मेहनत की, पैसा आया, उससे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदनी है तो वो हम खरीद सकते हैं। वैसे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उससे एटीपी बना। ठीक है, और वही एटीपी जब सेल को फिर से एनर्जी की जरूरत होगी तो वही एटीपी में से एनर्जी फिर से निकल जाएगी। दैट्स व्हाई एटीपी कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी फॉर सेल। ठीक है, अब एक एटीपी जब ब्रेक होता है, तब कितनी एनर्जी निकलती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जब एक एटीपी ब्रेक होता है तब कितनी एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा कि रेस्पिरेशन, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस, उसमें 2 प्रोसेस, एक एनारोबिक और एक एरोबिक, और तीसरा भी था जब ऑक्सीजन होगा, पर क्या होगा? कम मात्रा में होगा। फिर क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुई। क्या बॉडी वो डायरेक्टली यूज कर लेगी? नहीं, वो एनर्जी पहले तो काम आएगी एटीपी प्रोडक्शन में, एनर्जी निकली, वो पहले कहां काम आएगी? एटीपी प्रोडक्शन में। फिर जब सेल को फिर से एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब एटीपी में से एनर्जी फिर से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना रेस्पिरेशन का बायोकेमिकल पार्ट। अब जाके हम देखेंगे उसका फिजियोलॉजिकल पार्ट। उसमें अपन ने क्या देखा कि रेस्पिरेशन की बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन की बायोकेमिकल प्रोसेस देखी हमने कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है, उसमें से एनर्जी कैसे निकलती है, वो एनर्जी सेल कैसे यूज करता है। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम? अभी उसमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो देखेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा कि भाई जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज है अभी इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कैसे आएगा? जब हम एयर इनहेल करेंगे। इनहेलेशन की जो प्रोसेस है वहां से अपन O2 इनहेल करेंगे। ठीक है, तो यहां से आया अपना ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, इनहेलेशन से क्या आया? ग्लूकोज आया, सॉरी ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। अब ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, अपने को पता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी और ये रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी।
क्या होगा, ऑक्सीजन आया पहले तो, उससे रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन से क्या हुआ, CO2 निकला, H2O बना और एनर्जी रिलीज हुई जो अपनी बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो अभी इसमें चलो एनर्जी तो यूज होगी। अभी ये जो CO2 है, अभी इसका बॉडी में कोई काम नहीं है और ये क्या है, ये एक हार्मफुल चीज है, तो इसको रिमूव करने की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो ये रिमूव कैसे होगा, एक्सेलेशन की प्रोसेस से, एक्सेलेशन ऑफ CO2। ठीक है, एयर इनहेल की अपन ने जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, रिएक्शन हुई अंदर, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा, इनहेलेशन किया, बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा, उससे क्या हुआ कि पूरी केमिकल प्रोसेस हुई, ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की ये केमिकल रिएक्शन हुई, उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, H2O बना और CO2 रिलीज हुआ। अभी जो CO2 बना उसको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि CO2 हार्मफुल है। ठीक है, तो वो कब निकलेगा, जब हम सांस छोड़ेंगे। ठीक है, सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं हम तब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है यही अपने को डीपली देखनी है। ठीक है, कि ये ब्रीथिंग की प्रोसेस में जब हम, अपने को अभी तक पता है कि नाक से हम हवा अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अंदर से हवा अंदर लेते हैं, वो कौन से ऑर्गन्स में जाती है। ठीक है, एयर अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन कौन से ऑर्गन्स के थ्रू, कौन से ऑर्गन्स की हेल्प से बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर सारे वो और जो ऑक्सीजन पहुंचा वो बॉडी के हर पार्ट तक कैसे जाएगा, वो सब अपन देखेंगे ब्रीथिंग प्रोसेस में। ठीक है, देखो तो अभी क्या है, ब्रीथिंग प्रोसेस ह्यूमंस में देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों के बीच में ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या फर्क है ये हम देखेंगे। क्योंकि भाई पहले देखेंगे अपन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो भाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो यूज ऑक्सीजन इन अ डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो भाई पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुआ होगा वही से उनको ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ डिसॉल्व फॉर्म इज अ लो एज कंपेयर टू एयर। तो जो पानी में जो डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है ना, वो एयर के कंपेयर में लो होता है। ठीक है, एयर में जितना परसेंट होता है ऑक्सीजन का, वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज डिसॉल्व फॉर्म में कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो हाई होती है। ठीक है, ब्रीथिंग रेट हाई होती है, मतलब ब्रीथिंग रेट हाई मतलब देखो कि जब रनिंग करते हैं, मतलब कैसे, मतलब सांस, मतलब तेजी से अपन ब्रीथिंग प्रोसेस करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वैसे ही यहाँ पे डिसॉल्व फॉर्म में वाटर में कम ऑक्सीजन है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैसे लिया जाए, तो उसके लिए क्या है कि उनकी ब्रीथिंग रेट हाई होती है। ठीक है, सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जल्दी होती है, इसमें ब्रीथिंग रेट इसमें हाई होती है। और होते हैं गिल्स। गिल्स जो स्पेशलाइज ऑर्गन्स रहते हैं इसमें, वो क्या करते हैं कि वो पहले तो फिश, फॉर एग्जांपल अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फिश ले ले, ठीक है, तो फिश क्या करेगी कि माउथ से वाटर अंदर लेगी और गिल्स में भेजेगी। ठीक है, और गिल्स से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फिर ब्लड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से गिल्स जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में गिल्स काम करती है। ठीक है, तो ये था एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, कि भाई डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन होता है वही उनको मिलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी ब्रीथिंग रेट हाई होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन ले सके कम टाइम में। ठीक है, और गिल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। भाई एक्वेटिक का हमने देख लिया। ठीक है, एक्वेटिक का देख लिया। अभी हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब हम सब, ह्यूमंस, काउस, बफेलोस, डॉग्स, कैट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो हम कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है वो हम यूज करते हैं। और क्या है कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज एक्वेटिक से ज्यादा होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा एक्वेटिक से। इसलिए क्या होता है कि अपना जो ब्रीथिंग रेट है वो एक्वेटिक वालों से कम होगा, क्योंकि अपने में क्या है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है।
एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसलिए हम क्या है, हम शांति से सांस ले पाएंगे और छोड़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि CO2 और O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के लिए यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्वेटिक में जो गिल्स थी, यहाँ पे भी ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे ऑर्गन्स कैसे होते हैं, कि टेरेस्ट्रियल में ऑर्गन्स कैसे होते हैं, कि स्ट्रक्चर डिजाइन इन अ सच अ वे दैट इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, कि जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज होने वाला जो ऑर्गन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया मिलेगा वो बड़ा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का मेन क्या होगा कि जैसे तैसे करके येन केन प्रकारेण एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे क्या है कि एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। जैसे अपन ने देखा था कि भाई इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ाने के लिए कैसे विलाइस थी, ऐसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे विलाइस इंटेस्टाइन में। वैसे भी यहां भी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर रहेगा जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाए। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, ठीक है। तो सरफेस इज अ फाइन इन अ डेलिकेट एंड डेलिकेट, तो जो सरफेस है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो सरफेस क्या है, बहुत नाजुक होती है, ठीक है। तो उसको भाई प्रोटेक्ट करना तो बहुत जरूरी है। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए क्या है कि ये जो गैसियस एक्सचेंज वाली जो सरफेस वाला जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी के बहुत अंदर दिया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि मतलब प्रोटेक्टेड रहेगी वो चीज, वो स्ट्रक्चर, वो सरफेस, वो ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन को टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का देखना है, ठीक है। एक्वेटिक का इतना ही काफी है अभी के लिए, पर मेनली टेरेस्ट्रियल में अपने को अब हम देखेंगे ह्यूमंस का, कि ह्यूमंस में ब्रीथिंग प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं और वो ऑर्गन्स कैसे कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे। अभी देखो, अभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अभी हम देखेंगे कि भाई ह्यूमंस में ब्रीथिंग कैसे होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर से बाहर आता है, ये पूरी प्रोसेस, उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं, वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, वो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब एक के बाद एक हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले सारे जो ऑर्गन्स है, ठीक है, वो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो नाक के छेद होते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, जिससे हम एयर अंदर लेते हैं। फिर नेजल पैसेज, फायरनिक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, ठीक है। यहाँ से एयर, ये एयर पैसेज है, यहाँ से एयर अंदर जाएगी, ठीक है। फिर ट्रैकिया डिवाइड होगा दो ब्रोंकाई में, ठीक है, दो ब्रोंकाई में, एक लंग में जाएगी, दूसरी लंग में जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों ब्रोंकाई है, ठीक है, वो ब्रोंकियोल्स में यहाँ पे डिवाइड होगी, ठीक है। ब्रोंकाई एक थी अंदर आई, वो डिवाइड हुई, वो ठीक है, वो जो डक्ट थी वो डिवाइड हुई, और ये जो ब्रोंकाई है, ठीक है, वो डिवाइड होगी और एंड कहां पे होगी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई पे इसका जो एंड होगा, ये जो ब्रोंकियोल्स है उसका एंड होगा, वहां पे क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे दिख रहा होगा आपको, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। इट्स अ साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलाई। और नीचे है यहाँ पे डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या है कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन दोनों के बीच में ये जो वॉल है, मस्कुलर वॉल, सेप्टम, वो होती है अपनी डायफ्राम, ठीक है। यहाँ से नीचे से वो अपना स्टमक और इंटेस्टाइन वो सब चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, डायफ्राम, ठीक है। अभी एक के बाद एक हम सब के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स, जहां से अपन एयर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से अंदर एयर लेते हैं, और जो अंदर से जो CO2 है वो बाहर अंदर से एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, ये नॉस्ट्रिल्स के बाद आता है नेजल पैसेज। अभी नेजल पैसेज में देखो क्या होता है, नेजल हेयर्स होते हैं, ठीक है, आप सब इस चीज से वाकिफ हो। नेजल हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, और जो नेजल पैसेज में जो नेजल एपिथेलियम होता है उसकी वॉल के सेल्स जो होते हैं, ठीक है,
नेजल एपिथेलियम जो होता है वहां पे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल्स ही होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल का, ठीक है। तो वो जो सीलिया है, और ये तीनों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है। तो जो हम एयर अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, तो उनको फिल्टर करना भी जरूरी है, हैं? वरना क्या होगा कि मतलब पॉल्यूटेड एयर अंदर चली जाएगी। इसलिए जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? एयर के फिल्ट्रेशन का काम करता है नेजल हेड्स, म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है। नेजल पैसेज में यही काम होता है कि एयर का जो फिल्ट्रेशन, वहां से एयर आएगी इधर फायरेनिक्स। अभी फायरेनिक्स क्या है कि इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक के बीच में जो एक कॉमन डक्ट आती है, ठीक है, वो है अपनी फायरेनिक्स। कभी कभी अपन नाक से कभी क्या सर्दी हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे नाक जाम हो जाता है, तो मुंह से सांस लेनी पड़ती है कभी कभी। वो क्यों ले पाते हैं? क्योंकि देयर इज अ कॉमन पैसेज बिटवीन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट्स कॉल्ड फायरेनिक्स। वो फायरेनिक्स की वजह से क्या है कि हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं। कभी कभी पानी पीते पीते हंसी आ गई तो वो पानी नाक से निकलता है, ठीक है, वही होता है फायरेनिक्स, ठीक है। अ कॉमन पैसेज बिटवीन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। आगे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स से अपना साउंड बॉक्स, जहां से आवाज निकलती है, ठीक है। फिर आता है ट्रैकिया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस था, ठीक है, फूड के लिए पैसेज, फूड के लिए रास्ता, वो एक पाइप जहां से फूड गुजरता है। वही रेस्पिरेटरी सिस्टम में है ट्रैकिया, ठीक है। इट्स अ पैसेज फॉर एयर, एयर नोस्ट्रिल से अंदर आएगी, ठीक है। नेजल पैसेज में फायरेनिक्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ठीक है, यहां से अंदर आएगी। अभी ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया, उसके जो आजू बाजू ये जो है वो है रिंग कार्टिलेज। रिंग कार्टिलेज से ये कवर्ड रहेगी। सी शेप कार्टिलेज भी बोल सकते हैं उसको, उसका शेप सी जैसा होता है। तो सी शेप कार्टिलेज, ये जो रिंग कार्टिलेज है, अब उसका फंक्शन क्या है कि वो ये जो ट्रैकिया है उसको कोलैप्स नहीं होने देता, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्शन, ठीक है। तो ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देखा। अभी देखो कोलैप्स का मतलब क्या है कि जैसे अपन पाइप है, ठीक है, पाइप को ऐसे गोल गोल करके अपन रखते हैं, ठीक है। फिर पाइप को जब खोलते हैं, पाइप को जब खोल के उसमें से जब पानी अपन भेजते हैं, नल में लगा के जब पाइप में पानी भेजते हैं तो पाइप एकदम सीधी हो जाती है, ठीक है। अपन ने गोल गोल करके रखी थी, ऐसे शेप में आ गई, ठीक है। और जब पानी का फ्लो अपन ने पाइप में स्टार्ट किया तब क्या हुआ? पाइप पूरी सीधी हो गई। और जब पानी का फ्लो हम बंद करेंगे तब पाइप क्या होगी? फिर से वैसे वो गोल 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 शेप में आ जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं कोलैप्स, ठीक है। कि जब पानी पाइप से नहीं गुजर रहा था तब वो फिर से ऐसे, जो जब पानी गुजर रहा था तब सीधी थी, ठीक है। अब जब पानी नहीं गुजर रहा है तो फिर से वो गोल 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 ऐसे शेप में आ गई, ठीक है। तो यहाँ ट्रैकिया का ऐसा ही होता है। तो कोलैप्स कब होगी? कि जब ट्रैकिया से एयर पास नहीं हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे सांस रोकनी पड़ रही है, ट्रैकिया से एयर पास नहीं हो रही, तब ट्रैकिया को कोलैप्स होने से कौन बचाएगा? तब ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाएगा ये रिंग कार्टिलेज, ठीक है। ये रिंग कार्टिलेज जो सी शेप कार्टिलेज है वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है जब उसमें से एयर पास नहीं होती, ठीक है। ट्रैकिया पैसेज फॉर एयर, पर जब एयर नहीं पास होती तब उसको कोलैप्स होने से कौन बचाएगा? रिंग कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज हम कह सकते हैं उसको। अभी ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, अभी ये ट्रैकिया डिवाइड होगी दो ऐसी डक्ट में, ठीक है, जिसको कहेंगे हम ब्रोंकाई। एक लंग में जाती है और दूसरी लंग में। वो ब्रोंकाई डिवाइड जब होती है, ठीक है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया से निकली ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई जब डिवाइड होगी उसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ट्रैकिया था एक सिंगल पैसेज, ठीक है, एक ही पाइप, वो दो में डिवाइड हुई, दो लंग में गई, ठीक है, उसको कहेंगे हम ब्रोंकाई। वो ब्रोंकाई फिर से अंदर के अंदर डिवाइड हुई, लंग में डिवाइड हुई, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, उसे हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। अभी ये ब्रोंकियोल्स के ब्रोंकियोल्स का जो एंड है, अभी
जो ब्रोंक्यूल्स का जो एंड है वहां पे क्या होगा, एल्वियोलाई। ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होगा, एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई बहुत मेन है यहाँ पे, ठीक है, मेन काम इसी का है, एल्वियोलाई का। अभी देखो एल्वियोलाई देखते हैं अपन कि एल्वियोलाई अब बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एल्वियोलाई। मतलब ऐसे ये जो ब्रोंक्यूल्स होती है इसके एंड पे ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के एंड पे एल्वियोलाई। साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, जो गैस है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, उन दोनों का एक्सचेंज कहां पे होता है, तो उन दोनों का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई ही है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अंदर से अपन ने, बाहर से अपन ने एयर ली, ठीक है, अंदर गई ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से जाएगी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से क्या होगी, एयर जाएगी ब्लड वेसल्स में। एल्वियोलाइज आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैस एक्सचेंज होती है O2 और CO2। दूसरा कि एल्वियोलाई हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, एल्वियोलाई हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क विद ब्लड वेसल। एल्वियोलाई होती है ना, उसके आजू बाजू ना बहुत ब्लड वेसल्स होती है। एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है। अभी वो क्यों होता है, क्योंकि देखो कि यहां से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस अंदर आया, ठीक है, एल्वियोलाई में तो आया, पर इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेजना है। अब पूरी बॉडी में कौन भेजेगा, ब्लड भेजेगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को कहां डिसॉल्व करवाना है, ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से कहां भेजना है अपने को, ब्लड में। इसीलिए क्या होता है कि एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है। इट्स हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ काफी गहरा संबंध होता है इसका, ठीक है। इसलिए क्या कि जो ऑक्सीजन आए, ठीक है, वो आसानी से ब्लड में डिसॉल्व हो जाए एल्वियोलाई के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आता है, ठीक है, उसको फिर एल्वियोलाई में भेजना है, ठीक है। इसीलिए एल्वियोलाई हैज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया हुआ होता है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस है वो इंक्रीज की जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन की सरफेस बढ़ाने के लिए विलाइस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। इससे क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस बढ़ी, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन हुआ होता है कि जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया है वो इंक्रीज किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस हम एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से डिजाइन होता है कि सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ाया जाए। देखो तो अब अभी अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। अपन प्रीवियस क्लासेस में तो पढ़ के आया ही है, बस एक बार इसको रिकॉल करना है, प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। अपन कि भाई जब हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, जैसे तो रिब्स बाहर की तरफ मुंह की है, और ये जो डायफ्राम था, डायफ्राम वो जो ऐसे था, ऐसे मुड़ा हुआ, वो ऐसे फ्लैट हो गया। इससे क्या हुआ, चेस्ट कैविटी बढ़ी, ठीक है। इनहेलेशन में रिब्स बाहर की तरफ मुंह की, डायफ्राम फ्लैट हो गया, चेस्ट कैविटी बढ़ी, इससे क्या होगी, एयर लंग्स में, एल्वियोलाई में भर जाएगी, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये इनहेलेशन, ठीक है, रिब्स बाहर की तरफ, डायफ्राम फ्लैट, एक्सहेलेशन में रिब्स वापस नॉर्मल पोजीशन में, डायफ्राम वापस नॉर्मल पोजीशन में, और हवा बाहर आ जाएगी, सिंपल। देखो अभी तक अपन ने क्या देखा कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो ऑर्गन काम कैसे करते हैं, वो ऑर्गन कौन कौन से काम करते हैं, ठीक है, ये सब अपन ने देखा, ठीक है। नेजल पैसेज फिल्ट्रेशन के लिए, फायरेनिक्स कॉमन पैसेज, लेयरिंग साउंड प्रोडक्शन, ट्रकिया एयर पैसेज, हियरिंग कार्टिलेज क्या करता है अपना, कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है। फिर आता है अपना लंग में, ये ब्रोंकाई डिवाइड होती है, यहाँ हर लंग में जाती है, ठीक है, दोनों लंग में। फिर ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। अभी पूरी प्रोसेस बायोकेमिकल जो रिएक्शन थी अपनी,
रेस्पिरेशन की, उसके साथ समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ न्यूट्रिशन की प्रोसेस से ग्लूकोज आ गया सेल में, ठीक है, ग्लूकोज सेल में आ गया। अभी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने को चाहिए ऑक्सीजन। वो कहां से आएगा कि भाई जैसे अपन ने सांस ली, एयर इनहेल की, तो यहां नेजल पैसेज से फायरेनिक्स, लैरिंक्स, इधर ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स से होके यहाँ पे कहाँ पे आएगी, एल्वियोलाई में, ठीक है। तो एल्वियोलाई में एयर आएगी जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, O2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, कि भाई एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया, ठीक है, अभी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा सेल में, तो यहाँ पे ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में अभी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आएगा। तो ऐसा ब्लड जहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसा ब्लड जहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, उस ब्लड को कहेंगे हम ऑक्सीजनेटेड। एल्वियोलाई पे जब ब्लड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, तब जो वो पार्ट होता है ना ब्लड का, वहां सिर्फ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन होता है। तो यहां पे ये जो ब्लड आया ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ पे वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देखो अभी क्या हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन था, वो आया सेल में, ठीक है। सेल में आया तो क्या हुआ कि सेल ने वो पूरा ऑक्सीजन था वो एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत थी यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन के लिए। तो यहाँ ब्लड में से जो ऑक्सीजन था वो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अभी रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, अभी आगे रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, CO2, H2 और एनर्जी, ठीक है, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बने। एनर्जी तो अपने को मिल गई, ठीक है, लेकिन ये जो CO2 है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अभी उसका क्या होगा कि अभी ये जो ब्लड था उसमें से ऑक्सीजन तो सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होगा, वो ब्लड में सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है, ये अब ब्लड में सीक्रेट हो जाएगा। और ये जो CO2 एनरिच ब्लड जो होगा, अब ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ही CO2 है, उसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू होके लंग्स में जाएगा, लंग्स में एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई की ये जो ब्लड वेसल है इसमें आएगा, ठीक है, ये अभी एल्वियोलाई की ब्लड वेसल में है। तो अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना वो एल्वियोलाई में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में था अभी ये एल्वियोलाई में रिलीज हो जाएगा। फिर एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो यहाँ से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, नेजल पैसेज से होके नाक से CO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है, कि अपन ने क्या किया कि खाना खाया, अभी ये न्यूट्रिएंट मिला अपने को, ग्लूकोज। अभी ये ग्लूकोज में से एनर्जी कैसे निकलेगी कि जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा तभी एनर्जी रिलीज होगी भाई, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन की सेल को जरूरत है, वो कहां से आएगा कि भाई अपन ने सांस ली, ठीक है, ऑक्सीजन वाली जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा थी जिस एयर में, ठीक है, तो वो एयर नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होके यहाँ एल्वियोलाई में आई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आया, ठीक है। और अपने को पता है भाई एल्वियोलाई बहुत मतलब डेंसली कनेक्टेड है किससे, ब्लड वेसल से, ठीक है। तो अभी यहाँ जो ब्लड है वहां पे ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड है, ब्लड का ऐसा पार्ट जो ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन एनरिच ब्लड, जहां पे सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड कहा जाएगा ऐसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आएगा, सेल में आएगा, ठीक है। सेल में क्या होगी, रिएक्शन होगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा। अभी उस प्रोसेस से क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, CO2, H2O और एनर्जी, ठीक है। CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी ये जो ब्लड आया उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, पर यहाँ पे जो CO2 निकला ये ब्लड में रिलीज हो जाएगा CO2, ठीक है, CO2 ब्लड में रिलीज हो जाएगा। अभी ब्लड कैसा हो गया,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। क्यों? क्योंकि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऐसा ब्लड कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच ब्लड, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ हार्ट के थ्रू, यहाँ लंग्स में, एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल में आएगा और यहाँ पे आके CO2 रिलीज कर देगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, नाक के थ्रू ये CO2 बाहर निकल जाएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लिया, रिएक्शन हुई, CO2 निकला, फिर ये CO2 लंग्स में आके बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसे होता है पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ठीक है। देखो, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में? ब्लड के थ्रू। तो ये भी देखना जरूरी है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के कौन से कंपोनेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, RBC है, और WBC, और प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ये जो ब्लड कंपोनेंट्स है, तो इसमें से कौन से ब्लड कंपोनेंट के साथ रहेगा वो? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इतने ब्लड कंपोनेंट्स है, तो इसमें से कौन से कंपोनेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ठीक है, ये अभी अपन देखेंगे। तो भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2, वो कहां रहता है? हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, प्रोटीन पिगमेंट है ये प्रोटीन पिगमेंट किसमें होता है? आरबीसी में, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन से, बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या है? अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर जाना है कहीं पे भी तो किसके साथ जाएगा? वो हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ब्लड में, ठीक है। जब ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तब ऑक्सीजन किससे बाइंड होगा? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के साथ ही पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा। अभी CO2 का देखते हैं, ठीक है। CO2 जो है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और आरबीसी के थ्रू भी होता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू भी CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे अपन ने देख लिया कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा और आरबीसी हीमोग्लोबिन उन दोनों के साथ, ठीक है, ज्यादातर प्लाज्मा, ठीक है। देखो, तो अभी तक ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी ना, ये ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स लिए, एब्जॉर्ब हुए, ब्लड के थ्रू बॉडी के हर सेल तक पहुंचे, ठीक है। अब उसमें से एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन उसका ब्रेकडाउन करेगा ग्लूकोज का, और तब जाके एनर्जी मिलेगी। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऐसे लंग्स में से बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा? ये सब हम समझ चुके। अभी पूरी रेस्पिरेशन की ये जो पूरी प्रोसेस है उसको पढ़ने के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी बची है, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान के चलना ऐसा, ठीक है, कि अपना जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था ना, उसमें मैंने बोला था कि ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ये एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे भी ज्यादा हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि भाई तुम लोग जिंदगी में कभी ना कभी मूवी देखने के लिए गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होता है? इस शहर को ये हुआ क्या है, कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, धूम्रपान आज ही छोड़े, धूम्रपान हानिकारक है। भाई क्यों कहा जाता है धूम्रपान हानिकारक? ठीक है, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि भाई नीचे एड आती है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ।
तो भाई वाई स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और ये पूरी चीज रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकिंग के बारे में देखें, क्योंकि भाई जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक धुआं इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो धुआं हार्मफुल कैसे है कि वो जो स्मोक इनहेल कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा पता है, अपन ने नेजल पैसेज का काम देखा था, ठीक है। नेजल पैसेज में सीलिया होता है, नेजल पैसेज में सीलिया, सीलिया का क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन का। सीलिया का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का, कि बाहर की जो एयर है उसमें जितना भी हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, उसको फिल्टर करने का काम किसका है, सीलिया का। तो जब कोई इंसान स्मोक करता है ना, स्मोकिंग करते हैं, तब ये जो सीलिया होते हैं ना, ये पूरे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उससे क्या आता है, उससे क्या होता है पता है, अनफिल्टर्ड एयर, अनफिल्टर एयर लंग्स में पहुंच जाती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारा मतलब पॉल्यूशन होता है उसमें। वो अनफिल्टर एयर जब लंग्स में पहुंचती है, ठीक है, क्यों पहुंची वो, क्योंकि स्मोकिंग से ये जो सीलिया थे, जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे थे, ये सीलिया डैमेज हो गए अब, ठीक है। अभी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ही बंद हो गई यहां से। इससे क्या होगा कि अनफिल्टर एयर, पॉल्यूटेड एयर अपने अंदर चली जाएगी लंग्स में, और वो क्या करेगी पता है, लंग्स को डैमेज करेगी, और उसमें लंग्स इन्फेक्शन होगा, लंग्स को कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डैमेज होगा, और यहां पे लंग कैंसर होने का भी डर रहता है, ठीक है। ये एक कारण है, ये सिर्फ एक मतलब उसका कहा जाए कि एक नुकसान है सिर्फ। अभी दूसरे कौन से नुकसान होते हैं ये भी अपन देखते हैं, ठीक है, स्मोकिंग से। ये तो एक अपन ने देख लिया कि भाई सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इससे, और अनफिल्टर एयर अंदर चली जाती है, और उससे क्या होता है, लंग्स डैमेज होते हैं, उसमें इंफेक्शन होता है, उसमें कैंसर होने का डर रहता है, ठीक है। दूसरा कि अपन ने देखा था कि जो O2 था, ऑक्सीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि अपने को पता है कि जब ऑक्सीजन अपन इनहेल करते हैं, एल्वियोलाई में जाता है, वहां से ब्लड में जाता है, ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन कहां अटैच होता है, हीमोग्लोबिन से। अब जब कोई बंदा स्मोक करता है तो वो कौन सी गैस इनहेल करता है पता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत जहरीली गैस है ये, ठीक है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनहेल करेगा तो क्या होगा पता है, कि अपने को पता है कि O2 हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर ये जो CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन दोनों की दोस्ती तुड़वा देगा। और अभी क्या होगा पता है, कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कनेक्ट होता था, अब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होके जो ट्रांसपोर्ट होता है, अब उस हीमोग्लोबिन से अब ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट था वो बंद हो गया, अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। अभी हीमोग्लोबिन था बॉडी में जितना भी परसेंट, उसमें से कुछ परसेंट हीमोग्लोबिन किसने एक्वायर कर लिया, किसने ऑक्यूपाई कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए क्या होगा कि ब्लड में, बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कौन अटैच हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा नुकसान होता है स्मोकिंग का। एक वेबसाइट है कार्बन मोनोऑक्साइड किल्स, उस पर एक बार जाना तुम लोग, बहुत मस्त समझाया उस वेबसाइट पे कि क्यों स्मोकिंग किल्स, ठीक है। अभी ये पूरी रेस्पिरेशन और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नॉलेज हो, उसका पढ़ने का मतलब क्या है पता है,
विस्डम डेवलपमेंट। क्या? विस्डम डेवलपमेंट। विस्डम को हम हिंदी में कहते हैं विवेक, मतलब सही और गलत के बीच में फैसला कर पाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे कहते हैं विस्डम। ठीक है, ये कब डेवलप होती है? जब ज्ञान आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है जिसने रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस पढ़ ली, ठीक है, उसने ये भी पढ़ लिया कि स्मोकिंग से क्या मतलब नुकसान होते हैं, ये सीलिया डैमेज हो जाता है, फिर हीमोग्लोबिन पे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है, इतने सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, अब उसके पास ये ज्ञान आ गया। अब वो जब कभी जिंदगी में स्मोक करने की सोचेगा तो एक बार ना अंदर से उसकी आवाज उठेगी कि भाई रहने देते हैं यार। ठीक है, वो क्यों ऐसा सोचेगा? क्योंकि उसको रीजन पता है कि क्यों ये हार्मफुल है, इससे क्या नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसने ये नॉलेज लिया है। तो नॉलेज विस्डम डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, कि सही गलत के बीच में फैसला कर पाने में कौन मदद करता है? ये विस्डम। और ये कहाँ से आती है? विवेक कहाँ से आता है? ज्ञान से आता है। ठीक है, तो कोई भी चीज पढ़ते हैं अपने स्कूल में, ठीक है, कहीं पे भी, उसका इंटेंशन सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, विस्डम डेवलपमेंट भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये चैप्टर जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस को खत्म किया।